डेट है 28 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक रिलेटेड है राफेल लड़ाकू विमानों से। कल हमारे यहाँ इंडिया में 5 राफेल जो कि फ्रांस से उड़े हैं कल यहाँ पे लैंड कर जाएंगे। तो राफेल काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। हम आज राफेल की सारी खूबियों के बारे में डिस्कस करेंगे तथा देखेंगे कि ये हमारे पड़ोसी देशों जो कि पाकिस्तान और चाइना में होने वाले मिलने वाले जो लड़ाकू विमान हैं उनसे कैसे बेहतर है या उनके साथ कैसे खड़ा होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने वाली। और इसके साथ ही साथ इनको हमने डिसाइड किया है कि अम्बाला जो एयरबेस है वहाँ तैनात किया जाएगा। अम्बाला एयरबेस पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर दोनों से काफ़ी नज़दीक है, तो इससे हमें एक एज मिल जाएगी और हमारी जो वायुसेना है वो अधिक घातक हो जाएगी तथा इसकी जो शक्ति है उसमें काफ़ी शक्ति और क्षमता दोनों में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। तो पहली चीज़, तो अगर इस टॉपिक को हमें होलिस्टिकली अगर कवर करना है तो हमें ये समझना होगा पहली चीज़ कि राफेल जेट जो लड़ाकू विमान है उनका सौदा हमने किस देश के साथ में किया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये देखना है कि ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ में जो लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं उनसे कैसे स्टैंड करता है तथा अगर वार जैसी कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तो कैसे हम उसको काउंटर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि राफेल जेट में क्या क्या खूबियां हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इसकी ईंधन क्षमता 17,000 लीटर है, रेंज इसकी 3700 से ज़्यादा किलोमीटर है, 3 फ्यूल टैंक के साथ अवेलेबल होता है और इसके साथ में एयर टू एयर फ्यूलिंग भी इसमें पॉसिबल है। अगर आपने देखा होगा कि जब फ्रांस से यूएई में जब राफेल जेट अपना एक स्टॉप ले रहे थे, इस बीच में इनको फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी थी तो फ्रांस ने फ्यूलिंग एयर में ही कर दी थी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने वाला है। इसकी गति जो है 1.8 मैक के इक्वलेंट है ऑलमोस्ट। 4.5 जनरेशन का इसमें ड्यूल इंजन या फिर मल्टी इंजन इसे बोलते हैं, 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं जो कि इसे और अधिक पावरफुल बना देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मारक क्षमता की बात करें तो इसमें 2 मिसाइलों का प्रावधान है। 2 मिसाइलें, एक तो हो गई मोतियार मिसाइल और दूसरी हो गई स्कल्प मिसाइल। जो मोतियार मिसाइल होती है वह 150 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम होती है। इसके साथ ही साथ जो स्कल्प मिसाइल होती है वो 600 किलोमीटर तक का अचूक निशाना लगाने में सक्षम होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राफेल जेट राडार सिस्टम से बचने में काफ़ी सक्षम है और ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो कि ज्योग्राफिकली टेरेन जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिमालय का, लेह लद्दाख का, वहाँ पे भी ये उड़ने में काफ़ी सजग हैं। और इसमें जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थे हमारे जो टेरेन हैं वहाँ के, उसके हिसाब से इसमें ऑलरेडी वो सारे मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक बात ध्यान रखने वाली है कि 30% जो इसका लागत लगी है विमान की, उसको अकेले राडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम पर इसमें खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशान लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। चीन के पास भारत के रूसी सुखोई 30 की तकनीक से मिलता जुलता विमान है, ऐसे में इसकी तकनीकी का अध्ययन किया होगा और राफेल उसके लिए आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा, एक देखने को मिलेगा। और इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन ले सकते हैं वो देखते हैं। एक तो इसमें एक टन का कैमरा लगा हुआ है जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई एक सिंगल बॉल का भी फ़ोटो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकता है। इसके साथ ही साथ 16 टन मिसाइल ले जाने की और 1 मिनट में 2500 गोले दागने की क्षमता राफेल के पास है, जो कि इसे काफ़ी पावरफुल बनाती है। इसके साथ ही साथ 55,000 फीट की ऊंचाई से भी ये दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होता है। चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट से अगर इसकी तुलना की जाए तो चीन के पास उसका J-20 है और पाकिस्तान के पास F-16 है जो कि उसने अमेरिका से लिया हुआ है। अगर इनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनकी रेंज 3700 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर है। यहाँ ईंधन क्षमता इसकी 5.5 टन है, 3.1 टन है, वजन इसका 11 टन है, 9 टन है, 19 टन है। और इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखने वाला है, जितना राफेल का वजन है इससे ये दोगुनी क्षमता का अपने साथ में आर्सेनल या फिर जो गोला बारूद है वो ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे दूसरे विमानों से एज देता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 6
अलग देशों 6 देशों के साथ में फ्रांस ने राफेल देने के समझौता किया है, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब शामिल है। और इसके साथ ही साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कंपेरिजन लिखा हुआ है। अत्याधुनिक फाइटर प्लेन यूरो फाइटर, टाइफून चीन का J-20, पाकिस्तान का F-16 पाकिस्तान ने खुद नहीं बनाया है, ये F-16 उसने एक्वायर किया है अमेरिका से। और सुपर हार्नेट, ब्लॉक 60, MiG-35, साप ग्रेपिन जैसे फाइटर जेट को आसानी से टक्कर देने में सक्षम है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है राफेल को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए। यहाँ हमने देखा ही है कि इसकी ईंधन क्षमता, कॉम्बैट इसकी रेडियस कितनी है, 1852 किलोमीटर की इसकी कॉम्बैट रेडियस है, अधिकतम ऊंचाई 50,000 फीट तक जा सकता है, 3 लंबी दूरी की मिसाइलें ये छोड़ सकता है और 5 हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों को भी ये छोड़ सकता है। तो ये सारी खूबियाँ राफेल जेट को तथा भारतीय वायुसेना को अधिक दक्ष और संपन्न बनाती है, ताकि इसकी और हमारी वायुसेना की जो क्षमता है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्यता जो है जून से की जाएगी। एक्चुअली इस साल के जनवरी में एक निर्णय लिया गया था कि सोने में मिलावट, कालाबाजारी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए हॉल मार्किंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। हॉल मार्किंग सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। इस पर्टिकुलर अध्यादेश या फिर इस पर्टिकुलर एक अधिनियम या फिर आप कह सकते हैं एक आदेश के साथ ही इसे मैंडेटरी बना दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, और इसके साथ में 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था। जो ज्वेलर्स हैं उनको 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था कि आपके पास जो खेप पड़ी हुई है आप 1 साल तक उसे बेच दें, लेकिन 15 जनवरी 2021 से आपको हॉल मार्किंग सिस्टम में अनिवार्यता जाना पड़ेगा। लेकिन अभी कोरोना के कारण कारोबार ठप हो गया है और जो उनकी खेप है वो बिकने में बहुत ही असुविधा होने वाली है। इस कारण से इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि ये न्यूज़ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हॉल मार्किंग इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ऐसी कौन सी एजेंसी है जो हॉल मार्किंग करती है। तो यहाँ पे BIS हॉल मार्किंग सोने और चांदी के गहनों के लिए यूज़ की जाती है। तो हम देखते हैं कि BIS हॉल मार्किंग आखिर होती क्या है। BIS हॉलमार्क जो सोने और चांदी के आभूषणों को और धातु की शुद्धता को निर्धारित करने के लिए बनाई हुई एक प्रणाली है, और यह प्रमाणित करता है कि आभूषण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर BIS हॉलमार्क लगा हुआ है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपको ज्वेलरी मिल रही है वो पूर्णतः शुद्ध है तथा उसके ऊपर जो भी मार्किंग की हुई है उसके अनुरूप है। 2000 में इसे शुरू किया गया था, लेकिन जो नंबर ऑफ़ जो ट्रेडर्स हैं वो उसमें बहुत ही कम लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि एक समस्या का आगे बिंदु बन गया था, और जिसे ही हम इसे सुलझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखा जाए BIS मार्क में तो 4 डिफरेंट घटक होते हैं इसके। एक होता है BIS लोगो, ज्वेलर्स का लोगो, परख केंद्र का लोगो और सोने की शुद्धता। इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको जो गहने मिल रहे हैं वो पूर्णतः जो भी उसके ऊपर अंकित किया गया मार्क है वो उसके अकॉर्डिंगली ही मिल रहे हैं। और अब देखते हैं कि BIS के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर BIS होता क्या है, BIS है क्या। तो 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके साथ ही साथ हमने कुछ दिनों पहले NGT के बारे में भी पढ़ा था। तो NGT में हमने देखा था कि वो भी एक किसी कानून के थ्रू बना था, तो स्टेटरी बॉडी थी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जो भारतीय मानक ब्यूरो है वह 1986 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के थ्रू बना है, इसलिए ये स्टेटरी बॉडी हुई। हमने ऑलरेडी उस दिन डिस्कस किया था कि कई बार UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है कि एक बॉडी दी होगी या ब्यूरो दिया होगा, और वो पूछता है कि ये स्टेटरी बॉडी है या नॉन स्टेटरी बॉडी है। तो हमें जो मेन ऐसे ब्यूरो या फिर ऐसे जो संगठन हैं जो चर्चा में रहते हैं उनके बारे में इस मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। आगे इसमें इसका क्षेत्र तो काफ़ी वाइडर है, रसायन, चिकित्सा और धातु कर्म इत्यादि, ये इसमें बहुत सारे फील्ड में इसका यूज़ हमने देखा है। और कार्य इसका भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य कार्य माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण की गतिविधियों को क्रियान्वित करना है। और इसके साथ ही साथ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के माध्यम से भारत मानक ब्यूरो को सेवाओं के मानकीकरण और प्रमाणन संबंधित गतिविधियों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। तो सेवाएं भी इसके अंदर आती है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है जहां पे एलिमिनेशन हो सके कि सेवाएं दी हुई हो तो आपको मार्क करना है, हाँ सेवाएं भी BIS के थ्रू अंकित होती है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है चीन को रूसी मिसाइलों की सप्लाई रुक गई है।
यह न्यूज़ हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट है S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल प्रणाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो कि रशिया ने तैयार की है और भारत भी इसका एक खरीदार है। हमने 2018 में ही रूस के साथ में इसका सौदा किया था तथा इस कारण से अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशन थोड़े से ख़राब हुए थे, बट फिर भी हमने डिसाइड किया था कि S-400 की विशेषताएं बहुत अच्छी थी और इस कारण से ही हमने इसको गो हेड दिया था कि हम इसके साथ ही जाएंगे। यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि थाड़ से रिलेटेड था। थाड़ अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है और सेम इक्वलेंट रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए जानते हैं कि S-400 मिसाइल की क्या खूबियां हैं तथा भारत के लिए इसकी क्यों महत्वपूर्ण है। S-400 मिसाइलें ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी नष्ट करने में सक्षम होती है। S-400 मिसाइल S-300 का एक उन्नत संस्करण होता है और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो यह मिसाइल प्रणाली रूस में 2007 से सेवारत है और ये आज के जो अत्याधुनिक वर्ल्ड में मिसाइलों को मार गिराने में बहुत ही उन्नत प्रणाली है। यह अमेरिका के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 को ही मार गिराने की क्षमता रखती है। तो ये काफ़ी पावरफुल है। इंडिया ने भी इसका सौदा किया हुआ है तथा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी हमें इसकी खेप मिल पाएगी। भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, S-400 की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच में हुआ समझौता सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और अगर S-400 की तैनाती का मतलब यह है कि जब पाकिस्तान के विमान अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे होंगे तब भी हम उन्हें आसानी से ट्रैक कर पाएंगे और युद्ध की स्थिति में इसे केवल 5 मिनट में ही एक्टिवेट किया जा सकता है। और नाटो में इस मिसाइल प्रणाली को S-21 ग्रोवलर नाम भी दिया गया था और अपने सदस्य देशों के इस प्रणाली में तैनात करने के लिए खिलाफ भी था। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है और साथ ही साथ आप ये भी सर्च करें क्या इंडिया ने अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। आप सर्च कर सकते हैं आर्ट सिस्टम, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, इसे ज़रूर सर्च करें आप। और ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से आपको प्रोटेक्ट करता है। चलिए आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफ़ी चर्चा में रहा है जब हमारे यहाँ असम में 17,000 सूअरों की और अरुणाचल प्रदेश में 4,500 सूअरों की मौत हुई है। यह एक बीमारी है जो कि सूअरों में फैलती है और इसका ओरिजिन अफ्रीका से माना जाता है। अगर हम देखें इस डायग्राम में तो यहाँ पे कुछ मुख्य देश हैं जो कि जहाँ पे ये फैली हुई है, जैसे कि मंगोलिया हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इन सारी जगहों में ये फैली हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा फैटल है। फैटल इन द सेंस अगर इसमें डेथ के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, यूजुअली 100% डेथ हो जाती है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की सूचना पहली बार असम राज्य से फरवरी में प्राप्त हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जानकारी जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप से ये देश प्रभावित हुए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसका स्प्रेड होता है। इसका स्प्रेड होता है टिक के थ्रू होता है। टिक एक छोटी सी काटने वाला कीड़ा होता है जो कि कहीं भी आसानी से जंगलों या फिर कहीं भी खेतों में भी मिल सकता है। तो अगर वो किसी ऐसे सूअर के कांटेक्ट में आता है जो या तो मर चुका है या फिर उसे ऑलरेडी अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, तो अगर ये टिक किसी एक इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड को काटेगा तो जो नॉन इन्फेक्टेड जो सूअर होगा उसे भी बीमारी हो जाएगी। और इसके बहुत सारे लक्षण यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं। रेडनेस हो जाती है, हाई फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, तो ये सब उसके लक्षण हैं। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि 1920 में अफ्रीका में पहली बार देखा गया था और ये अत्यंत संक्रामक और घातक रोग है और 100% के आसपास इसमें मृत्यु दर होती है। इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं है क्योंकि ये सूअर से मनुष्य में नहीं फैलता है और FAO के अनुसार यह रोग अत्यंत संक्रामक है तथा इसकी सीमा पर संक्रमण क्षमता से इस क्षेत्र के सभी देशों में संकट उत्पन्न हो गया था। इसके साथ ही एक बार फिर से इस रोग का भूत अफ्रीका से बाहर पांव पसार रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है इस्तांबुल कन्वेंशन से। इस्तांबुल अभी समय से संबंधित है। हाल ही में अभी पोलैंड ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने वाले इस इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय लिया है। यह है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से ये रिलेटेड है। इस्तांबुल कन्वेंशन में आखिर पोलैंड ऐसा क्यों चाहता है? पोलैंड इसलिए ऐसा चाहता है कि यहाँ पे
स्कूलों में उसका कहना है कि स्कूलों में लैंगिक जो विषमता के बारे में पढ़ने को अनिवार्य बना दिया है इस संधि ने। पहली चीज़ तो ये बोलता है वो, और इसके साथ ही साथ वो यह भी कहता है कि जैविक लैंगिकता के विपरीत सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता के निर्माण का प्रयास करती है, जो कि वो उसे लगता है कि जो कि गलत है। और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह प्रावधान इस कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत बच्चों और किशोरों को समलैंगिक परिवारों को निर्माण करने संबंधी शिक्षा देने की बात कहती है। इस कारण से जो पोलैंड है वो इससे बाहर निकलना चाहता है। आखिर ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने ऑलरेडी फोर्थ जिला डिक्लेरेशन के बारे में पूछा हुआ है, उस वैसे ही ये इस्तांबुल कन्वेंशन भी है। तो जितने भी कन्वेंशन या डिक्लेरेशन हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें एटलीस्ट ये याद रखना है इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। इस्तांबुल कन्वेंशन रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपसे इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसमें बस एक नॉर्मल क्वेश्चन ही बनेगा कि इस्तांबुल कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक गो थ्रू हुआ है तो आप इजीली उसको एलिमिनेट आउट कर पाएंगे। और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं क्या है। महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद ने इसका भी कहा जाता है इसे। और इसके साथ में महिलाओं पर हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न इत्यादि जो भी हिंसाएँ होती हैं उन सबको रोकने के लिए मदद करता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है 59 चीनी ऐप के बाद अब 47 क्लोन ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 59 चाइनीज़ ऐप जैसे टिकटॉक हो गया, आपका कैम स्कैनर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप पे भारत सरकार ने पाबंदियां लगाई थी। ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई थी क्योंकि भारत को डेटा चोरी होने का डर था, भारत को अपनी संप्रभुता, अखंडता तथा उसकी राष्ट्रीय सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे एक थ्रेट था। इसलिए इंडिया ने इन सारे ऐप्स पे बैन लगाने का निर्णय लिया था। तो अब क्या किया, इन कंपनियों ने इसके क्लोन ऐप मार्केट में उतार दिए। कुछ नाम चेंज करके, नाम के किसी एक कैरेक्टर को छोटा करके, बड़ा करके, स्पेस लगा के, ऐसे लोगों ने ऐप उतार दिए हैं। तो भारत सरकार अब बहुत ही इस पर्टिकुलर मैटर पे बहुत ही तेज़ होती जा रही है और बहुत ही लोगों ने तीव्र और तीखा निर्णय लिया है कि बाकी जो क्लोन ऐप हैं उन सबको भी यहाँ से प्रतिबंध कर दिया गया है। अगर हम देखा जाए तो ये प्रतिबंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू लगाए गए थे। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पे ऐसे एलिमिनेशन हो सकता है तो हमें ये याद रखना है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू और कॉपीराइट एक्ट के थ्रू भी इसको प्रतिबंधित किया गया था। ये दोनों एक्ट आपको याद रखने हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर द डिस्कशन। आज के लिए हमारे पास इतना ही कंटेंट है। थैंक यू सो मच।